हेलो एंड वेलकम टू द सिविल वाला। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम अपनी ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं हमारे नोट्स में और लेकिन हाँ, हमने जैसे बोला था कि हम नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। हमें पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरी कवर करनी है, तो नोट्स के फॉर्म में कवर करेंगे। ये कुछ नोट्स हैं जो आज टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अर्थ के इंटीरियर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ध्यान रहे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये क्लास है और इस क्लास के फॉर्म में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, 2 घंटे की क्लास नहीं, 1 घंटे की क्लास होगी। आप 1 घंटे बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये टॉपिक्स, ये नोट्स से पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं होने वाला। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करके रखी हुई है। जैसा कि मैंने बोला था, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी छूट गई है, आपने एमसीक्यूज़ लगाया, आपने पीवाईक्यूज़ लगाया, आपने कहीं यूट्यूब में कुछ अलग से देख लिया या आपने कहीं कुछ किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाती है, तो आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए आप अपने पास। नोट डाउन करने से क्या हो जाएगा कि वो आपकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसमें, कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ा हुआ है तो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थ का इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में हम लिथोस्फीयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब भी हम देखते हैं वहीं से बेसिक स्टार्ट होता है अर्थ का। अच्छा हाँ, मैंने आपसे बोला था कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कवर करूँगा, उसमें टाइम एंड डेट्स का कॉन्सेप्ट है और सीजनैलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो वो दो कॉन्सेप्ट्स कवर करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि उनके नोट्स में प्रिपेयर कर चुका, मैं ऑलरेडी रेडी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना भी ज़रूरी है। और अच्छा, अभी काफ़ी 2 दिन से लाइट नहीं आ रही तो इस वजह से मैं खुले बाहर आके थोड़ा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ छत पे। तो अच्छा, कम टू द पॉइंट एंड लिथोस्फीयर पे हम बात करेंगे। वो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। वो पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 से स्टार्ट है। ये पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर लेंगे, फिर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डेट का, सीजनैलिटी का, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। अच्छा, हम आप देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है। अगर हमको अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करनी है, ध्यान से अब आपका पूरा फोकस क्लास पे हो, क्योंकि अब अगर आपका ध्यान भटका तो अच्छा, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप चाहें तो नोट्स नोट करते चलें या इसका प्रिंट आउट लेके बैठ लें, या अभी आप क्लास में ध्यान दें, मार्क बाद में प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए। अगर अभी जो मेरा फोकस है मेन, कि हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिथोस्फीयर के वो कवर करने हैं। जो हमारी अर्थ है वो गोल है, ओके। अच्छा, अर्थ अगर गोल है तो अगर हम उसके इंटीरियर की स्टडी करना चाहेंगे तो हर एक पॉइंट पे जाकर तो मुझे स्टडी करनी नहीं। तो हम अगर उसके एक सेक्शन की स्टडी कर लेते हैं, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम उसके एक सेक्शन की स्टडी कर लेते हैं तो वही चीज़ यहाँ हमको मिलने वाली है, वही चीज़ यहाँ मिलने वाली है, वही चीज़ यहाँ मिलेगी, वही चीज़ यहाँ मिलेगी, सेम है ना। तो हम उसके एक सेक्शन की स्टडी करते हैं। तो अच्छा, अर्थ को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत बेसिक से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में भी इसको पढ़ा। और जितना हम लोगों को पता है कि अर्थ को 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो हमने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ओके। अच्छा, क्रस्ट की क्रस्ट की हाइट, क्रस्ट की डेप्थ अगर बोलना चाहे कितनी गहराई तक है, 34 किलोमीटर। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डेटा याद करना है आपको, जैसा मैंने बोला था, कितनी गहराई तक, 34 किलोमीटर तक। उसके बाद मेंटल 2900 किलोमीटर तक और कोर 6371, ओके। कहीं कहीं बुक्स में आपको 6400 किलोमीटर देखने को मिलेगा, लेकिन ये डेटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर की गहराई आपको पता रखनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। अब एज इट इज़ इसे याद करिए, नोट्स में रिवाइज करते रहिएगा बार बार, ठीक है। अब मैं अगर क्रस्ट की बात करूँ तो क्रस्ट में, ये क्रस्ट यानी कि सरफेस, जो जहाँ पे आप बैठे हो ना, ये पैर, ये जी हाँ, ये है हमारा क्रस्ट। तो इस पे घर बने हैं, इस पे पेड़ है, इसमें अच्छा ओशियन भी तो है। अच्छा, अगर कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होगी, अगर ओशियन है तो ओशियन की क्रस्ट होगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉन्टिनेंट यानी जहाँ पे पहाड़ है तो वहाँ की एक अलग क्रस्ट है, और अगर ओशियन है तो उसकी एक अलग क्रस्ट है कि नहीं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियन क्रस्ट। अच्छा, सभी पे मटेरियल अलग अलग पाए जाएंगे, सभी जगह पे मटेरियल, अच्छा क्रस्ट में मटेरियल अलग पाया जाएगा, मेंटल में मटेरियल अलग पाया जाएगा, एलिमेंट बोल लो, क्रस्ट में एलिमेंट अलग, मेंटल में एलिमेंट अलग और कोर में एलिमेंट अलग। तो क्रस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। अच्छा, ओशियनिक क्रस्ट की जो गहराई है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो हाइट है या गहराई बोल लें, वो कौन सी ज़्यादा बड़ी है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ ग्रेटर देन ओशियनिक क्रस्ट। क्लियर, क्योंकि यार ये यहाँ पे ओशियन है ना, यहाँ तो पानी है, यहाँ तो पानी है, देखिए आप, यहाँ तो पानी है, तो ओशियन की क्रस्ट तो इतनी मोटी हुई, सिर्फ ये देखिए, ओशियन की क्रस्ट तो सिर्फ इतनी मोटी है और वहीं पे कॉन्टिनेंट की क्रस्ट इतनी मोटी है कि नहीं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़
थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम। अच्छा, एक सवाल स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट देखने को मिलता है अक्सर कि पूरी अर्थ ओवरऑल अर्थ का क्रस्ट कितने परसेंट है, तो लेस देन 1%, ना 5%, ना 10%, ना 15%, लेस देन 1%, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, ये पूरा इन्वायरमेंट, ये जितना घर, रोड्स, ये सारा आर लेस देन 1%। क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में सब बना हुआ है, अर्थ के सरफेस पे सब बना हुआ है, और ये लेस देन 1% है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर सियाल पाया जाता है तो ओशियनिक क्रस्ट में सीमा पाया जाता है। ये हम आगे देखेंगे बाद में कि ओशियनिक क्रस्ट में ऐसा क्या है कि वहाँ सीमा पाया जा रहा है। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीज, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, क्रस्ट में हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा मोटी होती है ओशियनिक क्रस्ट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल पाया जाता है और ओशियनिक क्रस्ट में सीमा। और जो ओवरऑल क्रस्ट है हमारी वो 34 किलोमीटर तक है। उसके बाद 2900 किलोमीटर तक मेंटल, उसके बाद 6300 यानी 6400 किलोमीटर ओवरऑल बोल लो, या 6371 यानी 6371 किलोमीटर तक हमारा कोर है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मेंटल में हमें सीमा मिलता है तो ओशियनिक क्रस्ट में भी सीमा मिलता है। सीमा ओशियनिक क्रस्ट में क्यों मिल रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे आगे जब जाएंगे हमें पता लग जाएगा। और कोर में हमें क्या मिल रहा है, नीफे मिल रहा है। अच्छा, जैसे जैसे अर्थ की गहराई में जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे अर्थ की गहराई में जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 32 मीटर गहराई पे जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही कि एवरेज टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अच्छा, वॉल्केनो हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पठार हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे भूकंप हो, ये सब हमें अर्थ पे देखने को मिलता है, अर्थ की क्रस्ट पे देखने को मिलता है। क्योंकि वॉल्केनो अर्थ से बाहर है, अर्थ से निकल के बाहर है, उनसे लावा बाहर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग रहा है कि अंदर से कुछ ना कुछ गर्म है अंदर। ध्यान से, अंदर कुछ ना कुछ तो गर्म है, हीट है अंदर, जो बाहर निकाली लावा के फॉर्म में। तो इसका मतलब अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है। डेप्थ बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि 32 मीटर नीचे जा रहा है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ओके, अच्छा, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। तो ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जिनकी वजह से अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या इतना ज़्यादा है कि रॉक मेल्ट हो गया। अच्छा, अर्थ के अंदर चट्टानें हैं, हमारी धरती के अंदर चट्टानें हैं। क्या टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि चट्टानें पिघल गई? जी हाँ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इतना ज़्यादा सक्रिय हैं कि वो इतनी हीट पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी रॉक्स पिघल गई। वो रॉक किसका फॉर्म ले लेती हैं फिर? वोल्केनो का। लावा बन जाता है, लावा से वोल्केनो बनता है। आप पढ़ेंगे, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे ये तो पता लग गया कि अर्थ के अंदर होमोजेनिटी नहीं है। होमोजेनिटी अर्थ के अंदर नहीं है, कहीं पे ठोस है, कहीं पे पिघली हुई लावा की अवस्था है। ये समझ आ रहा है हमको कुछ ना कुछ। अच्छा, ओके, ध्यान रखना, जो रॉक है, जो सॉलिड रॉक, वो हमें 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। कई बुक्स में आप 200 किलोमीटर देखेंगे, कई बुक्स में आप 100 किलोमीटर देखेंगे, लेकिन मेनली आप 100 किलोमीटर मान के चलिए। वहाँ तक आपको 100 से 200 किलोमीटर तक आपको रॉक सॉलिड दिखेगा। उसके बाद रॉक आपको मेल्टिंग अवस्था में दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा है। माइंड में इतना रखिएगा, क्यों मेल्ट हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, अच्छा, अगर 100 किलोमीटर तक सॉलिड अवस्था है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? लिथ यानी ठोस, यानी सॉलिड, लिथोस्फीयर। ओके, उस 100 किलोमीटर के पार्ट को, अर्थ के ऊपर के क्रस्ट के 34 किलोमीटर के पार्ट को, और मेंटल के, ध्यान से सुनना, ये चीज़ समझने वाली है। ये अब यहाँ पे आप अपना ध्यान मत भटकाइए, पूरा ध्यान इधर लगा दीजिए। क्रस्ट 34 किलोमीटर तक है, देखिए अपनी पीडीएफ में देखिए आप, क्रस्ट 34 किलोमीटर तक है, मेंटल 34 से 2900 तक, ठीक, ओके, 2900 तक है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हमने लिथोस्फीयर कितने को बोला? 100 किलोमीटर तक के पार्ट को, हमने 100 किलोमीटर तक के पार्ट को लिथोस्फीयर बोला है। अब आप ध्यान से देखो, क्या हम लिथोस्फीयर में क्रस्ट कवर कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ। और क्या हम मेंटल का कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिथोस्फीयर में क्रस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल, यानी अब मेंटल के ऊपरी भाग का कुछ
हिस्सा हम लिथोस्फीयर में कवर करते हैं, क्योंकि 2900 बहुत बड़ा है, 2900 बहुत बड़ा है। अच्छा ये देखो पूरा सॉलिड है 100 किलोमीटर तक, तो उसको हमने लिथोस्फीयर नाम दे दिया। 34 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट, 34 किलोमीटर तक क्रस्ट। उसके बाद कुछ हिस्सा मेंटल का आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ हिस्सा मेंटल का भी तो है, ये देखिए आप, कुछ हिस्सा मेंटल का है, कुछ हिस्सा मेंटल का है कि नहीं है, कुछ हिस्सा मेंटल का है। इसलिए हमने बोला लिथोस्फीयर में क्या आ रहा है, क्रस्ट और सम पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल, क्रस्ट और सम पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। 100 किलोमीटर, अब हम देखते हैं 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी क्रस्ट कवर किया 34 किलोमीटर तक, उसके बाद हमने मेंटल कवर किया 2900, लेकिन मेंटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक 100 से 700 किलोमीटर तक, एक 100 से 700 किलोमीटर तक। ध्यान से देखिए, इसको हमने अपर मेंटल बोला और इसको नाम दिया एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर का मतलब दुर्बलता मंडल इसको बोलते हैं, क्यों, ध्यान से देखिए। अच्छा नीचे अगर हम अब देखो, अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला यहाँ पे 100 किलोमीटर तक, ध्यान से एक सेकंड रुकना, मैं मार्कर चेंज कर लूँ बस एक सेकंड। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर तक हमें कैसी अवस्था देखने को मिल रही है, सॉलिड, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, लिथोस्फीयर। क्लियर, 100 किलोमीटर तक कैसा देखने को मिल रहा है, सॉलिड, क्या नाम दे दीजिए, लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर तक क्या देखने को मिल रहा है, मन में रिपीट रिपीट, 100 किलोमीटर तक क्या देखने को मिल रहा है, सॉलिड, क्या नाम दिया, लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर के बाद हमको सॉलिड नहीं मिल रहा ना, 100 किलोमीटर के बाद हमको सॉलिड नहीं मिल रहा ना, 100 किलोमीटर के बाद हमको सॉलिड नहीं मिला, तो यानी स्टेट चेंज हो गई, यानी स्टेट चेंज हो गई, यानी अब सॉलिड नहीं है, अब हो सकता है लिक्विड हो सकता है सेमी सॉलिड हो, क्या है देखते हैं। एस्थोनोस्फीयर में हमको क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर की नीचे जाए 32, आप 32 मीटर नीचे जा रहे हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, आप भाई साहब 100 किलोमीटर नीचे जा चुके हो, टेम्परेचर बढ़ा, रॉक मेल्ट हो गया, वहाँ की जो चट्टानें थी वो पिघल गई, टेम्परेचर पिघल गया, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रॉक मेल्ट हो गई। लेकिन क्या ऊपर के 100 किलोमीटर का प्रेशर भी तो है, ऊपर के 100 किलोमीटर का प्रेशर भी तो है, ऊपर के 100 किलोमीटर का प्रेशर भी तो है, ऊपर 100 एस्थेनोस्फीयर पे प्रेशर भी तो लगा रहा है, 100 किलोमीटर का प्रेशर है ऊपर। 100 किलोमीटर छोटी मोटी जगह तो है नहीं, कितना भारी होगा वो भी क्रस्ट, वो भी सॉलिड, प्रेशर दे रहा होगा नीचे के पार्ट पे, नीचे के पार्ट पे एस्थेनोस्फीयर पे प्रेशर दे रहा होगा, तो वो स्टेट मेल्ट होती है, टेम्परेचर से पिघलती ज़रूर है, लेकिन इतना प्रेशर है, प्रेशर के दबाव से वो पूरी तरीके से पिघल नहीं पाती, दब जाती है। जब किसी चीज़ को दबाएंगे तो ठोस अवस्था में जाएगा कि नहीं, आप आटे को दबाते हैं तो गीला करके आटे को दबाओगे तो ठोस अवस्था में जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाता है, कुछ वैसा। तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसकी वजह से वो पूरा लिक्विड में नहीं जा पाता, सेमी सॉलिड में रह जाता है, और उसके बीच के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। अच्छा अब सेमी सॉलिड है, पानी मूव करता है कि नहीं करता है, लिक्विड मूव करता है कि नहीं करता है, सेमी सॉलिड है, थोड़ा मूव करेगा, धीरे मूव करेगा, तो उसकी वजह से अगर टेंसाइल फोर्स लग गया, खिंचाव बल, ध्यान से देखिए इधर मेरी तरफ, खिंचाव बल, अगर खिंचाव बल लगता है तो ऊपर का जो लिथोस्फीयर है उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, इससे ये ऊपर का लिथोस्फीयर है, नीचे से खिंचाव बल लग रहा है, नीचे से स्टेनोस्फीयर से खिंचाव बल लग रहा है, मैग्मा कुछ टेंसाइल फोर्स की तरह ऐसे से खींच रहा है, ऐसे अपने खींच रहा है, तो ऊपर के लिथोस्फीयर में क्रैक डेवलप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वो लिक्विड नीचे का सेमी सॉलिड में लिक्विड कन्वर्ट होकर लावा के रूप में बाहर आता है। ओके, अच्छा यही अगर मैग्मा का मूवमेंट, यही मैग्मा का मूवमेंट अगर इंटरेक्ट कर जाए, अगर यही मैग्मा का मूवमेंट इंटरेक्ट कर जाए तो हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वलय पर्वत देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ध्यान रखना, अभी मैंने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, ये चीज़ें रटने वाली हैं, इन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते, अभी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप खुद देखिए, मैंने क्रस्ट पढ़ा 34 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, 6400 किलोमीटर तक कोर है, क्रस्ट जो अपर मेंटल का पार्ट है और जो क्रस्ट का पार्ट है उसको हमने लिथोस्फीयर बोला, वो 100 किलोमीटर तक है, वो सॉलिड है, इसलिए उसको लिथोस्फीयर बोल दिया। अच्छा उसके नीचे कुछ ना कुछ स्टेट चेंज हुई होगी, टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसलिए
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेमी सॉलिड में आ गया, क्योंकि ऊपर का प्रेशर भी तो है, तो उसको स्टेनोस्फीयर बोल दिया। वो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक के बीच का था। क्रस्ट में पाया जा रहा है सियाल, मेंटल में पाया जा रहा है सीमा। उसके बाद हमें कोर में देखने को मिल रहा है नीफे। लेकिन क्रस्ट दो तरीके के हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सियाल देखने को मिलता है, और जब हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सीमा देखने को मिलता है। ये सीमा ओशियनिक क्रस्ट में क्यों देखने को मिलता है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। लेकिन अभी जो फिलहाल हमें याद रखने वाली बात है कि ओशियनिक क्रस्ट में हमें सीमा देखने को मिल रहा है। अच्छा, 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर को हमने स्टेनोस्फीयर बोला, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिथोस्फीयर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो स्टेट सेमी सॉलिड हो चुकी है। वो स्टेट क्या हो चुकी है, सेमी सॉलिड हो चुकी है। अच्छा, स्टेट अगर सेमी सॉलिड हो चुकी है तो उस स्टेट में सेमी सॉलिड होने की वजह से उसके नीचे का पार्ट अब क्या हो रहा है, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का ऊपर का लिथोस्फीयर का प्रेशर, लेकिन नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, नीचे टेम्परेचर और ज़्यादा होता चला गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, लेकिन ऊपर का प्रेशर इतना ज़्यादा है। एक तो लिथोस्फीयर का प्रेशर, उसके बाद हमें स्टेनोस्फीयर का प्रेशर। तो जो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक का पार्ट है उसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर, यानी लोअर मेंटल का नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया, लोअर मेंटल। यानी अब हम दो पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए, क्रस्ट मेंटल, मेंटल में अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल को क्या बोला, स्टेनोस्फीयर। लोअर मेंटल को क्या बोला, मीजोस्फीयर। उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। कंफ्यूज क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ आप ये तो देखो, स्टेनोस्फीयर जो है वो सेमी सॉलिड है। वो सेमी सॉलिड है, उसका भी प्रेशर है, और साथ ही साथ लिथोस्फीयर का भी प्रेशर है। जी हाँ, उसके साथ ही साथ लिथोस्फीयर का प्रेशर। अच्छा, लिथोस्फीयर का प्रेशर ने स्टेनोस्फीयर को लिक्विड में नहीं जाने दिया, लेकिन स्टेनोस्फीयर के प्रेशर ने जो मीजोस्फीयर है उसको भी लिक्विड में नहीं जाने दिया, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है। टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि देखिए उसने जब रॉक को मेल्ट करके स्टेनोस्फीयर बना दिया, वहाँ पे सेमी सॉलिड जैसी कंडीशन पैदा कर दी, तो वो तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रॉक मेल्ट हो चुका है, इसलिए। लेकिन लिक्विड पानी जैसा फॉर्म नहीं आया, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है, टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है। इस वजह से वो स्टेट कैसी है, सॉलिड स्टेट है। वो स्टेट कैसी है, सॉलिड। इसीलिए बोला जाता है लोअर मेंटल इज, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन लाइन लिख के आएगी, ये राइट सही है या गलत। लोअर मेंटल इज मोर रिजिड देन स्टेनोस्फीयर। क्लियर, ये आपके सामने लाइन लिखी हुई है, आप देख लीजिए। लोअर मेंटल इज मोर रिजिड देन स्टेनोस्फीयर। अब हम आ रहे हैं मेंटल के बाद कोर में। कोर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके नोट्स में है, लेकिन आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर, उसके बाद 5100 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर मान लो, या 6371 किलोमीटर तक हमारा इनर कोर है। अच्छा, एलिमेंट चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे कोर में हमें नीफे मिलने लगता है, जो फेरस मिनरल है वो 80% हमें देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ पे लिक्विड देखने को मिल गया। हमें आउटर कोर लिक्विड देखने को मिलता है, अब बोलोगे सर ये बताइए, अभी तक आप इतना प्रेशर हमें बताते आ रहे हैं, यहाँ तो और प्रेशर हो चुका है, क्योंकि क्रस्ट लिथोस्फीयर का प्रेशर है, स्टेनोस्फीयर का प्रेशर है, मीजोस्फीयर का प्रेशर है, तो वो यहाँ पे चेंज होके क्यों नहीं हो जाता आउटर कोर सॉलिड में? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फेरस मिनरल है, निकिल और आयरन। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि आयरन बहुत आसानी से पिघल गया वहाँ पे, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। अब इनर कोर हमारा सॉलिड है। देखिए मैं रीज़न बताते चल रहा हूँ, आपका ध्यान भटक गया तो मैं फिर क्वेश्चन आपके गलत होंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि आउटर कोर लिक्विड क्यों? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आउटर कोर लिक्विड इसलिए है क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ लिथोस्फीयर का प्रेशर है, स्टेनोस्फीयर का प्रेशर है, उसके बाद मीजोस्फीयर का भी प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट भी तो चेंज हो गए। वहाँ पे सियाल और सीमा देखने को मिल रहा है, जो इतने टेम्परेचर पे आसानी से नहीं पिघला, लेकिन प्रेशर था, फिर सॉलिड हो गया। यहाँ पे निकिल और आयरन देखने को मिल रहा है, निकल और आयरन इस टेम्परेचर पे पिघल चुका है, पूरी तरीके से पिघल चुका है। आयरन बहुत ज़्यादा पिघल गया, पानी हो गया, एकदम लिक्विड स्टेट में आ गया। आउटर को हमें लिक्विड देखने को मिल गया। अच्छा, उसके बाद जो इनर कोर है हमारा इनर कोर है वो हमारा सॉलिड क्यों है? अच्छा, अर्थ रोटेट हो रही है,
तो जो हैवीएस्ट मटेरियल होते हैं वो सेंटर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे, वो सेंटर की तरफ। अच्छा, आप कभी पानी हो, जो आप अपने बाल्टी में पानी लीजिए, उस पानी को खूब, उसमें अगर कुछ मिट्टी के धूल के कण हो, खूब जोर उस पानी को घुमा दीजिए किसी हाथ से या चम्मच से, किसी भी चीज़ से, तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी के कण होते हैं वो सेंटर पे जाके नीचे बैठने का प्रयास करते हैं। तो कुछ वैसा ही है, जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड है, और वो सॉलिड इसलिए हो गया क्योंकि जो हाईवेस्ट मटेरियल थे अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो भारी निकल और फेरस मिनरल में जो भारी मटेरियल्स रहे होंगे वो सेंटर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए वो हमारा सॉलिड होता चला गया। इसलिए हमें इनर कोर सॉलिड देखने को मिलता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर कोर हमारा सॉलिड है। प्रेशर तो ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रोटेशन की वजह से सारे मिनरल एक जगह इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, इस वजह से वो हमें सॉलिड देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर। अब आप देखेंगे कि आपको टॉपिक कितनी आसानी से समझ आ चुका है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपके सामने एक जगह सॉलिड लिखूं, एक जगह सेमी सॉलिड लिखूं, एक जगह सॉलिड लिखूं, फिर उसके बाद मैं अगर लिक्विड लिखूं, फिर उसके बाद सॉलिड लिखूं, अब आपसे मैं पूछूं कि 100 किलोमीटर, एक 700 किलोमीटर, एक 2900 किलोमीटर, एक 5100 किलोमीटर, और एक 6371 किलोमीटर। अब आप मुझे ये बताइए, सॉलिड 100 किलोमीटर तक की हमें कौन सी स्टेट देखने को मिलती है? लिथोस्फीयर। उसके बाद 700 किलोमीटर तक सेमी सॉलिड हमें कौन सी स्टेट देखने को मिलती है? स्टेनोस्फीयर। उसके बाद 2900 किलोमीटर अगर सॉलिड है तो क्या देखने को मिलता है? मीजोस्फीयर। उसके बाद अगर 5100 किलोमीटर तक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बैरिस्फीयर यानी आउटर कोर हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद इनर कोर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ तक हो चुकी, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए ध्यान से, लिथोस्फीयर में कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं? क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल। ये क्वेश्चन अगर थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछता तो आपसे न बनता। स्थोनोस्फीयर सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल का पार्ट है। अपर मेंटल में सिर्फ और सिर्फ स्थोनोस्फीयर हमें देखने को मिलता है, और लोअर मेंटल में मीजोस्फीयर। यानी जो मेंटल है वो दो पार्ट्स में है, अपर और लोअर, अपर और लोअर। अपर है हमारा स्थेनोस्फीयर और लोअर है हमारा मीजोस्फीयर, और आउटर कोर हमारा बैरिस्फीयर है। आउटर कोर, आउटर बैरिस्फीयर, और इनर कोर, इनर कोर हमारा सॉलिड स्टेट में है, और इनर कोर हमारा सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर हमारा लिक्विड स्टेट में है। उसको आउटर बैरिस्फीयर बोल लो और इनर बैरिस्फीयर। अच्छा, ये टॉपिक्स आपके यहाँ तक समझ आ चुके होंगे आई होप। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, चीज़ें याद करने वाली हैं। अभी इतना डीप कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपसे कुछ नहीं बताया। अब हम देखेंगे कि होल अर्थ में, ध्यान से देखिए, अब हम देखेंगे कि होल अर्थ में एलिमेंट के क्या परसेंटेज है, उसके बाद अर्थ के क्रस्ट में क्या परसेंटेज है। मैंने 5 ऊपर लिख रखे हैं, 5 नीचे रख रखे हैं, एज इट इज़ याद कर लेना। आप 3 याद करके जाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता निकल पूछ ले, सिलिकॉन पूछ ले, ऑक्सीजन पूछ ले, मैग्नीशियम पूछ ले कहीं पे। है तो बहुत सारी लिस्ट लंबी सी है, लेकिन आप 5 तो याद ही कर लें, क्योंकि आयरन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप ये याद कर लीजिए। 35% होल अर्थ में, ओवरऑल अर्थ में, पूरी अर्थ में आयरन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा 35% आयरन है। उसके बाद 30% ऑक्सीजन है, 15% सिलिकॉन है, मैग्नीशियम 13% है, और निकल 2.4% है। लेकिन ध्यान रहे क्या, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैग्नीशियम का परसेंटेज यहाँ पे देखिए कितना है, 13%। ओवरऑल अर्थ में आयरन का परसेंटेज 35% है, और सिर्फ अर्थ क्रस्ट में कितना है, 5%, और मैग्नीशियम सिर्फ कितना है, 4%। तो ओवरऑल क्रस्ट में क्या सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन 46%। ऑक्सीजन होल अर्थ में सेकंड नंबर पे है 30%, और अर्थ क्रस्ट में 46%। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, ये हमारा कुछ फैक्चुअल डेटा था जिसको हम समझने का प्रयास किए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। हमने अर्थ का बेसिक समझ लिया, अर्थ का इंटीरियर समझ लिया है, अब उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। ध्यान रहे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है, जो स्टेनोस्फीयर, जो सेमी सॉलिड हो गया है, अगर वो मूव करता है टेंसाइल फोर्स की तरह, तो अर्थ में क्रैक डेवलप हो जाता है और लावा बाहर आ जाता है। अच्छा, या फिर अगर इंटरेक्ट कर गया तो फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वो टेंसाइल फोर्स की तरह वर्क करेगा या इंटरेक्ट करेगा, अर्थ के क्रस्ट में हलचल होगी कि अर्थ के इंटीरियर में हलचल हो रही कि नहीं हो रही। अर्थ के इंटीरियर में अगर हलचल हो रही तो उसका इम्पैक्ट अर्थ के क्रस्ट पे देखने को मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर अर्थ के क्रस्ट में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा तो धरती तो कांप रही है।
और धरती कांप रही तो अर्थक्वेक आ रहा कि नहीं आ रहा, तो क्या जिम्मेदार हुआ, स्टेनोस्फीयर, यानी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, स्टेनोस्फीयर, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, स्टेनोस्फीयर। मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है तो हो सकता है फॉल्ट डेवलप हो जाए जिससे लावा बाहर आ जाए, या फोल्ड डेवलप हो जाए तो वॉल्केनो हमें माउंटेन्स देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें, जो इस नोट्स में सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दी गई जिनसे आपके क्वेश्चंस कन्वर्ट होंगे। अभी कहानियों पे ध्यान नहीं देना है हमको, डीप में पढ़ते हैं हम, सारी इमेजेस लगाते हैं, बहुत सारा डीप में पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि अर्थक्वेक अगर आता है, अर्थ के इंटीरियर में, ध्यान से देख लो बेटा, अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं, अरे यार, अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं हम, जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से भूकंप आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर, या तो फोकस बोल लेंगे या तो हाइपोसेंटर बोल लेंगे। और वहाँ से वेव, अच्छा भूकंप आता है तो वहाँ से सबसे पहले जो वेव जहाँ पे सेंटर पे पहुँचती है, अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे पहुँचती है, उसको बोलते हैं एपीसेंटर, उसको बोलते हैं एपीसेंटर, वो सरफेस पे होता है। अच्छा ध्यान रहे, हाइपोसेंटर क्या सरफेस पे पाया जाता है, गलत, नहीं, हाइपोसेंटर सरफेस पे नहीं पाया जाता, एपीसेंटर सरफेस पे पाया जाता है। यही क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में, आप गलत करके आ जाएंगे, है ना। ये वेव्स के थ्रू होता है, और जो सरफेस वेव्स होती हैं, ध्यान रखिए, अच्छा देखिए ध्यान से, अर्थ है ये, अब इसमें इमेज को देखो आप, ये वेव्स है, नीचे भूकंप नीचे से उठा तो ये वेव के थ्रू ऊपर आया कि नहीं आया, वेव के थ्रू भूकंप ऊपर आया कि नहीं आया, तो ये वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है या जो ऊपर वेव होंगी ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी, नहीं, जो सरफेस पे वेव होती हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा नुकसान पैदा करती हैं, नुकसान करती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हम अपने टॉपिक्स को। एक सेकेंड। जो भी अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, जो भी मूवमेंट अर्थ के अंदर होती है, स्टेनोस्फीयर में मैग्मा मूव करता है, क्योंकि सेमी सॉलिड है, मूव करेगा, मॉलिक्यूल मूव करेंगे, उनकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है भूकंप के रूप में जो हमें दिखती है बाहर, वो वेव्स के फॉर्म में होती है। तो वेव्स दो तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी, जो अर्थ के अंदर से बाहर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, ऊपर सरफेस पे आ रही हैं, उनको बोलते हैं बॉडी वेव्स, और जो सरफेस पे आके फैल जाती हैं उनको बोलते हैं सरफेस वेव्स। ध्यान से, यानी ये जो अर्थ का सरफेस है, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे अगर आपने एक हथौड़ा मार दिया खूब जोर, तो पूरी एनर्जी फैल गई कि नहीं पड़ गई। मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा था, ये कांच का एक टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल ये कांच का एक टुकड़ा है, इस पर आपने खूब जोर से हथौड़ा मारा तो कांच का टुकड़ा टूट गया, सारी एनर्जी पूरे कांच के टुकड़े में फैल गई, पूरी कांच के टुकड़े में सारी एनर्जी फैल गई, तो कांच का टुकड़ा टूटा कि नहीं टूटा, एनर्जी तो ऊपर फैल गई ना, एनर्जी पूरी ऊपर फैल गई। तो जो आपने हथौड़ा मारा, ये आई बॉडी वेव, जब टकराई सरफेस पे तो सरफेस में पूरी एनर्जी फैल गई और डिस्ट्रक्ट हो गया, पूरा कांच टूट गया, पूरा कांच टूट गया। लेकिन ध्यान रखें, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो वेव है ये हमारी सरफेस वेव हो गई, लेकिन जो अंदर से एनर्जी आई, जो अंदर से वेव आई है, जो अंदर से सरफेस, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और यहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से एनर्जी गई, तो ये जो एनर्जी गई है ये है बॉडी वेव, और यहाँ पे जो एनर्जी फैल गई इसको बोला हमने सरफेस वेव्स। क्लियर, बॉडी वेव सरफेस वेव, ध्यान रखिएगा, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में भी आया है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेव्स जो हैं ये दो तरीके की हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉडी वेव्स की, जो अर्थ के अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सरफेस वेव हमें अंदर देखने को मिलती हैं या बॉडी वेव्स, बोले सर बॉडी वेव्स, हाँ बॉडी वेव्स हमें अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलती हैं। ओके, बॉडी वेव्स एपिसेंटर पे पाई जाती हैं, फोकस से ओरिजिनेट होती हैं, एपिसेंटर से ओरिजिनेट होती हैं नहीं, फोकस से। बॉडी वेव्स हमारी फोकस से ओरिजिनेट होती हैं। ध्यान रखिए, पी वेव और एस वेव दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, फोकस से। अब ध्यान से, बॉडी वेव दो तरीके की होती हैं, पी वेव और एस वेव, पी वेव और एस वेव, पी वेव और एस वेव। बॉडी वेव्स कितने तरीके की, दो तरीके, पी वेव एस वेव, पी वेव एस वेव। पी वेव बॉडी वेव्स है, एस वेव बॉडी वेव्स है। पी को प्राइमरी, एस से सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, पी वेव की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, पी वेव की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, वो 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करती है, और एस वेव जो होती है वो 4 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से मूव करती है। यानी बॉडी वेव जो पी वेव है वो 8 से 9 किलोमीटर की रफ्तार से मूव करती है, वो सबसे तेज़ी से सरफेस पे पहुंचती है, सबसे तेज़ी से सरफेस पे पहुंचती है, इसलिए उसे प्राइमरी
वेव बोला जाता है, और सेकेंडरी वेव थोड़ा सा स्लो चलती है और वो बाद में पहुंचती है, इसलिए उसको सेकेंडरी वेव बोला जाता है, एस वेव बोला जाता है। ध्यान रखें, सबसे पहले एपिसेंटर पे पहुंचती है। और कंप्रेशन एक्सप्रेशन, कंप्रेशन एक्सप्रेशन, कंप्रेशन कंप्रेस होगी एक्सप्रेस होगी, कंप्रेस होगी एक्सप्रेस होगी, कुछ इस तरीके से मूव करती है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन एक्सप्रेशन, डायरेक्ट पेपर में लिख के आएगा कैसे मूवमेंट होता है इसका, कंप्रेशन एक्सप्रेशन की तरह से। बॉडी वेव में, पी वेव में जो पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल मान लो, छोटा सा पार्टिकल मान लो, उस छोटे से पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्शन के पैरेलल होता है, डायरेक्शन के पैरेलल। पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन के पैरेलल होता है, यानी पार्टिकल अगर यहाँ से इधर जा रहा है तो जो वेव की डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही होगी। पार्टिकल भी अगर वेव की डायरेक्शन इधर है तो पार्टिकल का मूवमेंट भी इधर होगा। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल का मूवमेंट भी इधर होगा। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, प्रेशर वेव भी बोलते हैं, और साउंड वेव भी बोला जाता है। लेकिन सबसे खास बात ध्यान रखने वाली बात है, जो बॉडी वेव है उसमें से जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकती है, तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। एस वेव नहीं करती, एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ट्रेवल करती है, एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेव से ही पास हो सकती है, और एस वेव वेवलेंथ के फॉर्म में चलती है। वेवलेंथ के फॉर्म का मतलब जो इसमें पार्टिकल होता है वो मूवमेंट, जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, यानी ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए यहाँ पे बना रखा है मैंने, ये देखिए ये पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन, पार्टिकल का मूवमेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन के पर, अगर डायरेक्शन इधर है तो उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट, ध्यान रखिए, उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट होगा। इसको ट्रांसफर वेव भी बोलते हैं, लाइट वेव भी बोलते हैं, वाटर रिपल भी बोलते हैं। वाटर रिपल क्यों बोला जाता है? आप अगर तालाब में ईंटा फेंके तो देखिए खूब सारी वेव्स बन जाती हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे वेव्स बनती हैं ना, इसलिए इसको एस वेव बोला जाता है। कुछ उसी तरीके की देखने को मिलती हैं हमें। दो तरीके की वेव होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव दो तरीके की, पी वेव और एस वेव। उनका सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको चुपचाप याद कर लीजिए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो पी वेव होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर लेती हैं, और जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से मूव कर पाती हैं। क्लियर? और सिर्फ सॉलिड से मूव कर पाती हैं। अच्छा, आपको ये पता है भूकंप क्यों आता है? क्योंकि अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है वो मूव करता है, इसकी वजह से चट्टानों में मूवमेंट होता है, इस वजह से भूकंप में देखने को मिलता है। और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, भूकंप की जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो किसकी वजह से होती है? वेव्स के थ्रू होती है। वेव्स कितनी तरीके की? दो, बॉडी एंड सरफेस। अच्छा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ये जो मैग्मा का मूवमेंट है ये किस तरीके की हलचल पैदा करता है और क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है अर्थक्वेक के अलावा, क्या क्या हमें अर्थ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इस मैग्मा के मूवमेंट से। लेकिन अभी जितना हमें ध्यान रखने वाली बात थी, भूकंप आया, भूकंप किसकी वजह से आया? अच्छा, स्टेनोस्फीयर में मैग्मा के मूवमेंट की वजह से आया। अच्छा, मैग्मा के मूवमेंट की वजह से अगर भूकंप आया है, मैग्मा के मूवमेंट की वजह से अगर भूकंप आया है तो एनर्जी ट्रांसफ़र किसकी वजह से हुई? वेव्स की वजह से। वेव्स कौन कौन सी? बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स कौन कौन सी? पी वेव एंड एस वेव। ओके, हमने बॉडी वेव्स पढ़ ली। अब हम अगर सरफेस वेव की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। मैंने बोला क्योंकि कांच में अगर हथौड़ा ऊपर से मारा तो डिस्ट्रक्ट किसने किया? सरफेस वेव ने किया ना। ये दो तरीके की होती हैं, लव वेव और रेले वेव। अभी आप खैर इतना ध्यान रखिए। एक चीज़ और, अर्थ में अंदर होमोजेनिटी नहीं है। आपने बोला कि आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने तो बोला था स्टेनोस्फीयर में जो अपर मेंटल है वो तो सॉलिड है, फिर जो लोअर मेंटल है अपर मेंटल में जो स्टेनोस्फीयर है वो सेमी सॉलिड है, उसके बाद जो मीजोस्फीयर है वो सॉलिड है, फिर आउटर कोर हमारा लिक्विड में है, उसके बाद इनर कोर हमारा सॉलिड में है। ये कैसे पता किया? तो जो ये वेव्स है ना, एस वेव एंड पी वेव, ये बॉडी वेव्स, ये जब मूव करती हैं, हमने पूरी अर्थ में सिस्मोग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, है ना। तो ये जब वेव्स मूव करती हैं तो हमें सिस्मोग्राफ में कहीं ना कहीं हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। वो रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं पे देखने को मिला और कहीं पे देखने को नहीं मिला, तब हमें जाके पता लगा कि जो एस वेव्स हैं उनका जो शैडो जोन बना, उनका 103 से ये पूरा अर्थ शैडो जोन देखने को मिला। यानी अगर इस एरिया में कहीं भूकंप आया तो वेव तो पूरी अर्थ में ट्रांसफ़र करती हैं, कहीं पे ज़्यादा असर कर गई, कहीं पे बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन करती ज़रूर है, पता हमें ज़रूर लगता है। तो वेव जो ट्रांसफ़र हुई वो यहाँ से यहाँ तक तो गई, लेकिन वो वेव्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिली।
एस वेव्स यहाँ देखने को नहीं मिली, तो हमें ये पता लग गया, जिससे हमें ये पता लगा कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है, क्योंकि जो एस वेव है वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती और ना ही गैस में ट्रेवल कर पाती। वहीं पे जो पी वेव थी वो ट्रेवल कर गई, तो उनका शैडो जोन कुछ यहाँ भी देखने को मिल गया। आउटर कोर से वेव आई, आउटर कोर से निकल के बाहर भी आई, आउटर कोर से होते हुए बाहर दूसरी साइड भी हमें सेस्मोग्राफ पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, तो उसका शैडो जोन कुछ इस तरीके से मिला। खैर शैडो जोन अभी शायद अब एग्जाम में ना पूछे, लेकिन अगर पूछे तो पी वेव का शैडो जोन 103 से 142 और एस वेव का शैडो जोन 103 से 103। ओके, एस वेव से ही हमको पता लगता है कि आउटर कोर हमारा लिक्विड में है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है डिसकंटिन्यूटी का। वो टॉपिक क्या है, इसको हम बहुत बेसिक से समझते हैं। वो टॉपिक कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए। अर्थ के अंदर, ध्यान से देखिए, हमने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये टॉपिक आप समझ गए, समझ लीजिए, आपने पूरा टॉपिक ही समझ लिया। अर्थ का लिथोस्फीयर समझ लिया, अर्थ का स्थेनोस्फीयर समझ लिया, अर्थ का मीसोस्फीयर समझ लिया, आउटर कोर समझ लिया, इनर कोर समझ लिया, यानी बैरिस्फीयर, आउटर बैरिस्फीयर और इनर बैरिस्फीयर आपने दोनों समझ लिए। अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया तो, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी का टॉपिक ऊपर के सारे टॉपिक को एक साथ में लिंक कर देता है। बस इतनी सी जो इमेज आपके सामने इस समय बनी हुई है, ये छोटी सी जो इमेज आपके सामने इस समय बनी हुई है, ये पूरी की पूरी इमेज आपके अभी तक के पढ़ाए गए पूरे टॉपिक का समराइज है। आप ये समझ गए, आप समझ लिए पूरा ऊपर का टॉपिक समझ गए, लेकिन इसको समझना है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, पूरा टॉपिक यहाँ पे पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अर्थ में क्रस्ट है, क्लियर, मेंटल है, कोर है, क्लियर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल के 2 पार्ट्स हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्लियर। कोर के 2 पार्ट हैं, आउटर कोर, इनर कोर, क्लियर, ओके। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस चीज़ को हम लिख लें अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्लियर। हमको पता है जो क्रस्ट है वो हमारा सॉलिड है, और क्रस्ट कितने किलोमीटर तक है। अब मैं सिर्फ बोलूँगा, आप सिर्फ सुनेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलिए, ध्यान से सुनिए, इधर पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्रस्ट है कितने किलोमीटर तक है, 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कितने किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर तक। लिथोस्फीयर कितने किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर तक। यानी लिथोस्फीयर में मेंटल का कुछ पार्ट आता है, उसको हमने अपर मेंटल नाम दे दिया, लोअर मेंटल हमारा जो पूरी तरीके से सॉलिड है, क्योंकि अब जो मेंटल है जो स्टेनोस्फीयर है वो हमारा सेमी सॉलिड है, जो लोअर मेंटल है वो हमारा सॉलिड है। फिर उसके बाद आउटर कोर हमारा लिक्विड में आ जाता है, और इनर कोर हमारा कहे में आ जाता है, सॉलिड में। ओके, ध्यान से देखिए, जब भी कोई वेव मूव करेगी, यानी कि अगर हम पी वेव की बात करें, ध्यान से देखिए, आप मुझको ये बताइए कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई वेव या लाइट, आपने लाइट का एग्जांपल ज़रूर देखा होगा कि लाइट जब किसी दूसरे माध्यम से गुजरती है तो अपना पाथ डिविएट कर देती है, अपना पाथ परिवर्तित कर देती है। यानी आपने देखा होगा किसी कांच में टार्च मारो तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट दूसरी तरफ जाती कि नहीं जाती। अच्छा, तो एनर्जी हो या लाइट हो, वेव कोई भी हो, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही होती है तो अपना पाथ बदलती है, अपना पाथ परिवर्तित करती है, रिफ्लेक्ट थोड़ा सा चेंज करती है, पाथ डिविएट होता है। यानी अगर कोई भी पी वेव आई तो उसने एक जगह से अपने पाथ डिविएट किया, फिर अंदर फिर डिविएट हुआ, चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। अच्छा, इससे क्या पता लगा कि अर्थ के अंदर होमोजेनिटी नहीं है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि अर्थ के अंदर होमोजेनिटी नहीं है, अर्थ के अंदर होमोजेनिटी नहीं है, चेंजेस हैं अर्थ के अंदर। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको जो मेन समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूटी के 5 नाम है, CMRGL। ये मतलब जिसने ये डिसकंटिन्यूटी दी है उसके नाम पे उस डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ गया। जैसे कोनार्ड नाम पड़ गया, मोहो ने दी तो मोहो नाम पड़ गया, रेपटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। CMRGL, कोनार्ड, मोहो, रेपटी, लेहमान, गुटेनबर्ग, लेहमान। CMRGL, कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमान। ध्यान से देखिए, सवाल कैसे आता है प्रीलिम्स में, बस आपको इतना समझना है। जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है वो अर्थ के कौन कौन से पार्ट को अलग करती है, यानी अपर क्रस्ट और
अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को। अच्छा, जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन कौन से पार्ट को अलग करती है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को। जो रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी है वो किसको किसको अलग करती है? वो हमारे रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी हमारे अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है। जो गुटेनबर्ग है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर को, और जो लेहमान है वो आउटर कोर और इनर कोर को हमारे अलग करती है। अच्छा, ये तो आपके सामने लिखा है, आपने समझ भी लिया क्योंकि मैंने समझा दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी अर्थ के कौन से पार्ट को अलग करती है। सवाल आ जाए कि लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर को कौन अलग करता है, बताइए। सोचिए, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ आपको। अगर सवाल ये आ जाए कि लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर को आपस में कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, बताइए। लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक था, लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक था, तो लिथोस्फीयर को कौन अलग करेगा? स्टेनोस्फीयर को कौन अलग करेगा आपस में? लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर को। मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जो क्रस्ट है वो 34 किलोमीटर तक है, और मेंटल हमारा 100 से 700, फिर 700 से 2900 तक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करेगी? लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक, फिर मेंटल, तो लिथोस्फीयर और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ रही? मोहो। ओके। अच्छा, स्टेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर को कौन अलग कर रहा है? रेपेटी। स्टेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर को कौन अलग कर रहा है? रेपेटी। उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर को कौन अलग कर रहा है? लेहमान। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मीजोस्फीयर और आउटर कोर को कौन अलग कर रहा है? आउटर कोर और मीजोस्फीयर और आउटर कोर को कौन अलग कर रहा है? गुटेनबर्ग। ये टॉपिक डिसकंटिन्यूटी का था, जहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कन्वर्ट होंगे। आप इन नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे कवर कराए, एक बार फिर से आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लिथोस्फीयर पढ़ा। लिथोस्फीयर में हमने अर्थ के क्रस्ट मेंटल कोर को देखा, सियाल सीमा नीफे समझा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा हैवी होती, ज़्यादा थिकर होती है। फिर हमने ये भी समझा कि लिथोस्फीयर अपर मेंटल। स्टेनोस्फीयर में देखा कि स्टेनोस्फीयर की जो स्टेट है वो हमारी सेमी सॉलिड में है। स्टेनोस्फीयर की स्टेट हमारी सेमी सॉलिड में क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। पूरी लिक्विड क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ऊपर का लिथोस्फीयर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। मीजोस्फीयर हमारा सॉलिड में है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद हमारा आउटर कोर हमारा लिक्विड में है, क्योंकि वहाँ पे आयरन मिलता है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आयरन पिघल चुका है, इसलिए वो हमारे लिक्विड स्टेट में आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड होने के बाद अगर इनर कोर है वो सॉलिड कैसे हो गया? वहाँ तो और ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो हमारा लिक्विड में सॉलिड में इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हैवीएस्ट मटेरियल है अर्थ के रोटेशन के कारण सेंटर पे आने का प्रयास करते हैं। अर्थ के रोटेशन के कारण सेंटर में आने का प्रयास करते हैं, इस वजह से हैवीएस्ट मटेरियल सेंटर में है, वो इसलिए सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद हमने ध्यान से अर्थ के अंदर होल अर्थ में जो मटेरियल्स पाए जा रहे हैं उनको हमने देखा, कौन कौन से मटेरियल्स देखने को मिल रहे हैं हमने वो देखने का प्रयास किया। मैं ध्यान रखना, आयरन और ऑक्सीजन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। मैग्नीशियम भी ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद अर्थक्वेक में हमने बॉडी वेव्स, पी वेव्स देखी, बॉडी वेव्स, पी वेव। अच्छा, अर्थक्वेक आता किसकी वजह से? स्टेनोस्फीयर की वजह से। वहाँ पे क्या मिलता है? मैग्मा में मूवमेंट होता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेनोस्फीयर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो स्टेनोस्फीयर में क्या मिलता है? मैग्मा सेमी सॉलिड स्टेट में है, वो मूवमेंट करता है। वो कैसे मूवमेंट करता है? कब कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? अर्थ में क्या चेंजेस हो जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? कैसे माउंटेन्स बनते हैं? कैसे वोल्केनो बनते हैं? कैसे रॉक्स का निर्माण होता है? ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेनोस्फीयर, क्योंकि मैग्मा का मूवमेंट था। अच्छा, मैग्मा का मूवमेंट है, जी हाँ। अच्छा, मैग्मा का मूवमेंट है तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही तो वेव्स के थ्रू होगी। अच्छा, वेव्स कौन कौन सी देखने को मिलती हैं हमको? अच्छा, वेव्स हमें भैया आपने बोला कि बॉडी वेव्स एंड पी वेव्स, 2 तरीके की वेव्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर बॉडी वेव्स और पी वेव्स देखने को मिलती हैं तो सरफेस वेव भी तो है। बॉडी वेव्स, पी वेव, एस वेव, तो सरफेस वेव, लव वेव, रेले वेव। अच्छा, बॉडी वेव्स यानी अर्थ के इंटीरियर में जो मूव करती हैं। अच्छा, सरफेस वेव कौन सी? जो अर्थ के सरफेस पे मूव करती हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अच्छा भैया, अच्छा ये बताओ भैया कि जो पी वेव और जो एस वेव हैं वो अगर अर्थ के इंटीरियर में मूव करती हैं तो पी वेव का मतलब प्राइमरी क्यों बोला गया? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एस वेव को सेकेंडरी, कम स्पीड। अच्छा, मतलब पी पहले पहुंच जाती है कहाँ पे? एपीसेंटर पे। हाँ भैया, एपीसेंटर सरफेस पे पाया जाता है, एपीसेंटर सरफेस पे पाया जाता है। और जो हमारा फोकस और हाइपोसेंटर कहाँ पाया जाता है? इंटीरियर में।
ध्यान रखना, डायरेक्ट आप सवाल गलत करके आ जाओगे बेटा, ध्यान रख लो, सवाल एग्जाम में आ जाएगा, वहाँ पे हड़बड़ी में गलत कर दोगे। ध्यान रखना, फोकस हमारा कहाँ होता है, फोकस हाइपोसेंटर कहाँ होता है, अर्थ के इंटीरियर में। एपिसेंटर कहाँ होता है, हमेशा अर्थ के सरफेस पे, हमेशा अर्थ के सरफेस पे। ध्यान रखना, फोकस इंटीरियर, हाइपोसेंटर इंटीरियर, एपिसेंटर सरफेस। वेव्स कितनी तरीके की, दो, बॉडी और सरफेस। वेव्स कितनी तरीके की, बॉडी सरफेस, बॉडी पी वेव, सरफेस बॉडी पी वेव, एस वेव। सरफेस वेव कौन कौन सी, लव वेव, रेले वेव। बॉडी वेव पी वेव है, प्राइमरी वेव है, बॉडी वेव पी वेव है, प्राइमरी वेव। स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, उसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है डायरेक्शन के पैरेलल होता है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव से भी बोल सकते हैं। देखिए इधर देखिए, उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोला, प्रेशर वेव बोला, साउंड वेव बोला। और सॉलिड, लिक्विड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। वहीं पे जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल करती है। पी वेव की स्पीड ज़्यादा होती है, 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एस वेव की जो रफ्तार होती है वो 4 से 5 किलोमीटर तक होती है। आप इस क्लास में इसको तुरंत याद कर लीजिए, बात के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आगे सारा पूरा का पूरा सिलेबस मिक्सअप हो जाएगा। इस समय अभी इस टॉपिक को याद कर लीजिए, फिर रिवाइज करना है। इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाए, आप इन्हें लगाइएगा। जो पी वेव होती है कंप्रेस होती है, फिर एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेशन पे चलती है। और जो एस वेव होती है वो वेवलेंथ के फॉर्म में चलती है, वो हमारी वेवलेंथ के फॉर्म में चलती है। ध्यान रखिएगा। डिसकंटिन्यूटी मैंने बोल दी, 5 तरीके की हैं, CMRGL, 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 कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमान। कोनार्ड किसको अलग करती है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट को। मोहो किसको अलग कर रही है, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल को। उसके बाद रेपटी किसको अलग कर रही है, रेपटी अलग करती है हमारी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को। उसके बाद गुटेनबर्ग किसको अलग करती है, लोअर मेंटल और आउटर कोर को। लेहमान अलग करती है आउटर कोर और इनर कोर को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा मीजोस्फीयर और आउटर कोर को कौन अलग करता है, बताइए। मीजोस्फीयर और आउटर कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। सोच लिया। ये इमेज ध्यान रखना, देखो आउटर कोर कहाँ है भैया, ये है आउटर कोर। मीजोस्फीयर कहाँ है, ये, इनके बीच में कौन, CMRGLG, गुटेनबर्ग। ऐसे याद करना है आपको, क्योंकि हर टॉपिक्स को हम कुछ इस तरीके से ही हम याद कर पाएंगे, कुछ हमें रिवीजन करना होगा बार बार। अच्छा, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, और साथ में हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए। और कोई भी डाउट हो, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, और तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। आप कमेंट में डाउट कर लीजिए, कमेंट में डाउट पूछ लीजिए, या आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और ये नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और इनको आप रिवाइज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन ये नोट्स से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपडेट करके दे दूंगा आपको। लेकिन अगर कुछ आपको मिलती है तो आप इन नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पर्याप्त है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा अभी जो आपको मिलेगा, और मैं बहुत सारा डेटा ऐड करके दे दूंगा बाद में आपको। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आज की क्लास में अभी इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल से हम जब टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वहाँ से हम देखेंगे कि कैसे वोल्केनो बनते हैं, कैसे माउंटेन्स बनते हैं। फिर वोल्केनो अगर बनते हैं तो वोल्केनो में लावा कैसे फॉर्म होता है, और लावा से कैसे रॉक्स देखने को मिलती हैं, और किस तरीके की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे मेटामॉर्फिक वगैरह जो मैंने बोला था पढ़ाने के लिए। फिर मैं उस टॉपिक्स पे मूव करूँगा। लेकिन आज अर्थ का इंटीरियर, लिथोस्फीयर पूरा आपको एक कवर करना है, रिवाइज करना है, अर्थक्वेक पढ़ना है, वेव्स पढ़नी है, इनके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है, और जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, जो डिसकंटिन्यूटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अर्थक्वेक का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वेव्स कैसे मूव कर रही होती हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद करनी है, इन्हें रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टॉपिक्स रिवाइज करिए। छोटी सी क्लास थी, क्लास में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए, मेनली मैंने 2 टॉपिक्स कवर किए, अर्थ का इंटीरियर और अर्थक्वेक और डिसकंटिन्यूटी तभी समझ आता है जब हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ लेते हैं, और जब हम अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के साथ
सा अर्थक्वेक पढ़ लेते हैं, क्योंकि वेव्स का फॉर्म में है, क्योंकि वही वेव्स हमें बता रही होती है कि देखो चेंजेस है, क्योंकि वेव गई थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली, क्योंकि वेव्स अब एक तरफ से आई चेंज हो गई उसमें, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई ना, क्योंकि सॉलिड था फिर कहीं सेमी सॉलिड मिल गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वेव गई तो उसने अपना पाथ बदल लिया। तो वो उसने हमको बताया कि हाँ देखो यहाँ से पाथ चेंज हो गया था वेव का, इस वजह से ये एक डिसकंटिन्यूटी है। तो वो हमें तभी समझ आता है जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस क्लास को आप रिवाइज करिए, जो भी डाउट हो आप, मैंने जैसा बोला, आप कमेंट में पूछ लें या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू। रिवाइज ज़रूर करिएगा, लेकिन बिना रिवीजन के समझ नहीं आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।